अब आज की क्लास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी शोध में कौन कौन सी पद्धतियां इस्तेमाल हो रही हैं, कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ रिसर्च शुरू करते हैं हम लोग। इसमें ऐतिहासिक, विवरणात्मक, प्रयोगात्मक, क्रियात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक, ये हम पढ़ेंगे। यानी हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इनके बारे में जानेंगे। इन मेथड्स में क्या क्या होता है। शोध अलग अलग तरह के नेचर वाली समस्याओं का साइंटिफिक समाधान देता है, वैज्ञानिक समाधान देता है। तो जैसे कि मान लीजिए इतिहास से संबंधित समस्या होगी तो उसमें ऐतिहासिक शोध किया जाएगा। फिजिक्स से संबंधित समस्या होगी तो प्रयोगात्मक शोध किया जाएगा। अब जैसे ऐतिहासिक शोध में अभी ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है और मथुरा के लिए सर्वे के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। और इससे पहले बाबरी मस्जिद केस में जो रामलला वाला मामला था उसमें भी सर्वे हुआ था। तो ये सब ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें बेस्ट एंड काहन जो शिक्षाविद थे उन्होंने शोध की यानी रिसर्च की 6 विधियां, 6 पद्धतियां मानी हैं। कौन कौन सी जो ऊपर हम लोगों ने देखा, अब उसको हम टेबल के हिसाब से देखते हैं। ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव विवरणात्मक यानी पूरा विवरण, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल, कहाँ किसका इस्तेमाल होता है ये भी हमें जानना है, क्रियात्मक एक्शन रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। ये है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल क्या है रिसर्च मेथड। तो जॉन डब्ल्यू बेस्ट के मुताबिक ऐतिहासिक शोध का संबंध ऐतिहासिक समस्या के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। यानी कि इतिहास से संबंधित जो भी हमारी जिज्ञासा है, हम नहीं जानते हैं, हम जानना चाहते हैं, समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो उसका वैज्ञानिक विश्लेषण है। ये नहीं कि अपने मन से हम कुछ भी कह देंगे। इसके विभिन्न पद भूतकाल के संबंध में, यानी जो पास्ट है, एक नई सूझ पैदा करते हैं। हमारे पास्ट के बारे में हमारे नई सोच डेवलप करता है, उससे जो नई चीजें निकल कर सामने आती है, जिसका संबंध वर्तमान से भी है और भविष्य से भी होने वाला है। ऐतिहासिक शोध में किसी वस्तु, किसी मूल ग्रंथ में वर्णित विचार अगर कोई है, किसी शास्त्र में दी गई कोई पुरानी घटना है, किसी समुदाय के बारे में कोई ऐतिहासिक तथ्य है, तो उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु से संबंधित हुआ, कोई मुहरे हैं, कोई बिल्डिंग खंडहर हो गई है, उसकी वास्तुकला है, तो ये सब हो गया। कोई ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ हमें मिल गया, उसमें कौन से विचार लिखे गए हैं, किसने लिखे हैं, तो ये सब ऐतिहासिक शोध में शामिल किया जाता है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब इसके लिए जब वैज्ञानिक अध्ययन हम करेंगे तो ऐतिहासिक साक्ष्यों की मदद भी ली जाएगी। यानी कि ऐतिहासिक शोध विधि में ऐतिहासिक जो फैक्ट्स होंगे उनका एनालिसिस भी हम करेंगे। जब उनका एनालिसिस करेंगे तो वो 2 तरीके से किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार ये शब्द आपके सामने आएगा, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। ये ध्यान देखिए, एग्जाम में पूछ दिया जाता है इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आएगा, ये कौन सा सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आएगा। इतना ही नहीं, हिंदी में शब्द दे देगा प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। जैसे ही द्वितीयक स्रोत आता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, द्वितीयक स्रोत क्या होता है। वो सेकेंडरी सोर्स जैसे इंग्लिश वाला शब्द आएगा तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, ऐतिहासिक रिसर्च आप करने जा रहे हैं, अब आप पहले सोर्स को जमा करेंगे तो क्या, तो पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी भी देखेंगे। प्राइमरी में क्या हुआ, जैसे लिखित कोई स्रोत है, यानी कोई शिलालेख है, बुद्ध से संबंधित शिलालेख का आप देखेंगे। न्यायालय ने बहुत पहले अगर कोई ऑर्डर दिया हुआ है, उसकी कोई बहुत पुरानी कॉपी आपको मिल जाए, या कोई ऐतिहासिक किताब आपको मिल जाए, पांडुलिपि आपको कोई मिल जाए। पांडुलिपि मतलब होता है जो हस्तलिखित होता है, मूल प्रति को पांडुलिपि कहा जाता है। या दर्शन की कोई और मौलिक किताब, वही मूल प्रति की बात है, वो मिल जाए। मौखिक स्रोत में क्या हुआ, इसके अंतर्गत लिखित स्रोत में ये हुआ, मौखिक स्रोत में क्या होगा, भाषाएं हैं, कहानियां हैं,
दंत कथाएं मतलब उस एरिया से जुड़े हुए लोग क्या कहते हैं, उनके बीच क्या धारणाएं पहले से प्रचलित रही हैं, वो भी हमारे प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। उसके बाद कलात्मक सोर्स हमारा होता है। कलात्मक सोर्स में क्या होता है, सिक्के मिले कोई, कि कुषाण काल के सिक्के मिले हुए हैं, या हड़प्पा संस्कृति में से सिक्के मिले, मूर्तियां मिली, मृदभांड मिलते हैं उसमें से, ऐतिहासिक कोई चित्र मिलता है जिसमें योग करता हुआ भी कोई व्यक्ति का चित्र मिल गया, ये सब हमारा प्राइमरी सोर्स में आएगा। और द्वितीयक सोर्स में क्या हुआ, सेकेंडरी सोर्सेस क्या हो जाएगा हमारा, किसी ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी मूल स्रोत से ना करके किसी अन्य स्रोत से जब हम प्राप्त करते हैं तो आपको सेकेंडरी सोर्स माना जाता है। जैसे किसी मूल ग्रंथ पर किसी व्यक्ति ने व्याख्या लिखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए पातंजल योग दर्शन है, और पातंजल योग दर्शन में जितने मूल उसके जो है सूत्र हैं, उस सूत्र की व्याख्या आप देखोगे तो व्यास भाष्य की व्याख्या और भोजराज की व्याख्या में कई जगहों पर अंतर मिलता है। तो अब इसमें हम द्वितीयक सोर्स के रूप में इसको लेते हैं, किसी की जो मूल ग्रंथ है उस पर किसी ने व्याख्या लिख दी, उसको भी हम सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कई बार करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी सोर्स हमारा होता है, इसको द्वितीयक स्रोत कहते हैं, वो जो प्राइमरी हमारा सोर्स है उसकी तुलना में कम विश्वसनीय होता है, ये ध्यान रखेंगे, कम विश्वसनीय होता है, ये याद रखेंगे। अब हम आते हैं ऐतिहासिक शोध का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जो घटना हमारे सामने अभी नहीं है, भूतकाल की जो घटनाएं हुई हैं, बहुत पता नहीं कौन 100 साल पहले की है या 500 साल पहले की है या 2000 साल पहले की है, उनके प्रति हमारी जिज्ञासा होती है जानने की, और मन में जिज्ञासा होती है, बेचैनी होती है, तो हम चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान हमें मिले, तो उसको हम ढूंढते हैं। भूत के आधार पर हम वर्तमान को समझने की कोशिश करते हैं, पहले के लोग ज्यादा डेवलप थे, उनके पास ज्यादा तकनीक अच्छी थी या अब है, तो वर्तमान से उसकी तुलना करते हैं, फिर भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। अब ऐतिहासिक शोध के सोपान क्या है, स्टेप्स क्या है, यानी कि ऐतिहासिक शोध कैसे शुरू किया जाएगा, क्या किन किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा, पहले कौन सा स्टेप आएगा, फिर दूसरा स्टेप क्या आएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ऐतिहासिक शोध के जो सोपान हैं, स्टेप्स हैं, उसका क्या है, सबसे पहले किसी समस्या का चुनाव करना होता है, कि हमने ये चुनाव कर दिया, उस जंगल में एक खंडहर पड़ा हुआ है, उसके कुछ हिस्से दिख रहे हैं, मान लीजिए ये समस्या है कि उस जंगल में आखिर वहां था क्या, आप जिज्ञासा में हमने समस्या का चुनाव किया। अब उस समस्या की सीमा का हम निर्धारण करते हैं, जगह का निर्धारण हमने कर लिया। अब समस्या से संबंधित परिकल्पना का, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं हम, कि ये क्या हो सकता है, एक हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। उसके उस हाइपोथेसिस के आधार पर फिर जो है हम उनके फैक्ट्स का संग्रह, कलेक्शन करते हैं, तथ्यों का संग्रह करते हैं, फैक्ट्स को संग्रहित करते हैं, और उसकी प्रामाणिकता की जांच करते हैं, कि अब हम जाएंगे उस खंडहर के बारे में, उसका एक एक ईंट के बारे में पता करेंगे, वहां अच्छे से खुदाई करेंगे, तथ्य को जुटाएंगे, देखेंगे कि उस किस काल का है वो, क्या कोई सबूत हमें मिल जाए कि बौद्ध काल का है, या किसी ने वहां हमला किया, या मुगल काल का है, या उससे पहले के किसी काल का है, क्या कहा वहां कोई इंसान की दबी हुई हड्डियां ना मिल जाए, कोई जानवरों का ना मिल जाए, कोई मुहरे ना मिल जाए। तो तथ्यों को इकट्ठा किया, फिर प्रामाणिकता की जांच करेंगे, और अंत में जो है निष्कर्ष हम उससे निकालेंगे। ये आपके ऐतिहासिक शोध के ये स्टेप्स हुए। अब ऐतिहासिक शोध में कई समस्याएं होती हैं, ऐतिहासिक शोध इतना आसान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी समस्याएं होती, क्योंकि आपको जो फैक्ट्स जुटाने पड़ते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के लिए एक लंबा क्षेत्र में आपको काम करना होता है, क्योंकि वो बिखरा होता है, बहुत मुश्किल काम होता है तथ्य को, बिखरे हुए तथ्य को जुटाना और एक दूसरे से उसको कनेक्ट करना। अगर आपको कोई लेख मिलता है तो वो भी कंप्लीट नहीं मिलता है, उसके कुछ हिस्से मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। उसमें जो भाषा होती है वो पुरानी भाषा होती है, जो कि अब हमारे चलन में नहीं है, उसको भी ठीक से समझ पाना आसान नहीं होता है। पुस्तकालयों में रखे हुए दस्तावेज व्यवस्थित तरीके से नहीं होते, आधा अधूरा होता है।
हमला हुआ, कई चीजें खत्म हो गई, नष्ट हो गई, कई चीजें हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हमें जो है अपनी परिकल्पना जोड़नी पड़ती है, और उसमें क्या होता है, विश्वसनीयता और वैलिडिटी की कई बार कमी रह जाती है। ये समस्या है किसका, हिस्टोरिकल मेथड का। अब दूसरा है हमारा विवरणात्मक शोध विधि, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड में स्थिति का वर्णन और विश्लेषण किया जाता है, यानी जो भी स्थिति है उसका खूब अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसका खूब अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा। ये अप्रयोगात्मक शोध भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जब हम वर्णन करते हैं वैसे तो प्रयोग करके हम करते हैं, बहुत सारे तथ्य जुटा करके, और इसमें तथ्य तो जुटाते हैं लेकिन प्रयोग करने का बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं होता है। अप्रयोगात्मक शोध कहा जाता है। ये शोध सरल और कठिन दोनों तरह का होता है। कैसे होगा ये शोध में, इसमें मान लीजिए कि कोई घटना हुई, मणिपुर की घटना हुई, उसके बारे में आपने वर्णन किया, उस स्थिति का उसका विश्लेषण करके वर्णन किया, ये अप्रयोगात्मक शोध की श्रेणी में आता है। क्योंकि वहां जाना, वहां ग्राउंड पे रह करके इतना ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते फैक्ट्स के प्रति, तो आपके पास जितना है उसी का आप जो है तुरंत सामयिक, चूंकि ये समसामयिक समस्या है तो उसका आपने एक लेख छापा एक विश्लेषण करते हुए, तो ये आपका आएगा विवरणात्मक में। यह शोध संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके का हो सकता है। कौन सा, विवरणात्मक की बात हो रही है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात हो रही है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के उद्देश्य क्या है, जो मानव का व्यवहार है उसके अलग अलग पक्ष की जानकारी प्राप्त करना। जैसे अभी मणिपुर वाले में कौन कौन से हैं, मैतई और एक और है कुकी। तो उसमें क्या है, हम दोनों के, दोनों पक्ष के मानव व्यवहार की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये तो ये घटना हो गई, उसका शीघ्र अध्ययन करते हैं तो ये आपके डिस्क्रिप्टिव में आएगा। तो वर्तमान परिस्थिति की भी पहचान करते हैं कि उसमें समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, विवरण में, डिस्क्रिप्शन में ये भी दिया जाता है। विवरणात्मक शोध की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वांटिटेटिव और गुणात्मक दोनों होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये भी दोनों होता है। इस शोध पद्धति में किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण न करके समस्या समाधान के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। कि वैज्ञानिक नियम का बहुत ज्यादा निर्धारण करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आपके पास आ गया, आपके पास जानकारी आई, फैक्ट्स आए, वीडियो देखा, ऑडियो सुना, और आपने उसके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत किया। बताएं मीना जी। सर क्वालिटेटिव तो समझ में आया, इसमें क्वांटिटेटिव कैसे होगा? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में मानव व्यवहार की चीजें जब आ जाती है तो वो क्वांटिटेटिव में, वो क्वालिटेटिव में आ जाती। क्वालिटी मानव व्यवहार, क्वालिटी कितने लोगों का मान लीजिए मर्डर हो गया, क्वांटिटेटिव। क्यों हो गया, भावनाएं क्या थी, क्यों जो है झगड़ा हुआ, वो आ गया आपका क्वालिटेटिव। ठीक है, जी सर। तो दोनों चीजें होती हैं। इस शोध में व्याख्या यानी कि वर्णन जो है वो शाब्दिक भी हो सकता है और गणितीय सूत्रों के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका दोनों आ गया, यानी अगर शाब्दिक होता है तो शाब्दिक में भी दोनों चीजें आप वर्णन कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव भी आप लिख सकते हैं कि वहाँ कितने कुकी लोग रहते हैं, कितने मैतई लोग रहते हैं, वो कब से आए हुए हैं, कितने साल हो गए उनको आए हुए रहते हुए एक साथ, किस इलाके में किसका, किसकी संख्या ज्यादा है, वो आपका क्या हुआ, क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव में भी आप उनका, उनके व्यवहार का परीक्षण कर सकते हैं कि कौन ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनमें से, किनका विकास ज्यादा हुआ है, वो आपके क्वालिटेटिव में आ जाएगा। और कोई गणितीय सूत्र यानी कोई सांख्यिकी आपने दी तो गणितीय सूत्र, यहाँ गणितीय सूत्र से तात्पर्य जब आप कोई आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, ये है। इसका संबंध व्यक्ति विशेष से ना होकर सभी के लिए होता है, एरिया विशेष के लिए होता है, यानी सबके लिए डिस्क्रिप्शन जो है सबके लिए होता है। इसके भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के 3 प्रकार हैं मुख्यतः। तो किन्होंने दिया है, वॉन डेलेन ने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के 3 प्रकार बताए हैं।
पहला प्रकार उन्होंने बताया सर्वे स्टडी, सर्वेक्षण अध्ययन। दूसरा उन्होंने बताया इंटर रिलेशनशिप स्टडी, अंतर संबंधों का अध्ययन। और तीसरा उन्होंने कहा डेवलपमेंटल स्टडी, जो कि ये अभी समसामयिक जो घटना है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें तीनों चीजें आ जाती है। अब इसके अलावे भी सिर्फ समसामयिक में एक ही चीज नहीं आएगा कि मणिपुर में झगड़ा हो रहा है, उसके अलावे भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि विद्यालय सर्वेक्षण। अब सर्वेक्षण की बात हो रही है तो स्कूल में हमने सर्वेक्षण किया, उसके बाद है अब उसमें देखिए सर्वेक्षण में, सर्वे में कई चीजें आती हैं। कौन कौन सी है? तो स्कूल सर्वे है, कार्य विश्लेषण वर्क एनालिसिस है, प्रलेखी विश्लेषण डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस है, जनमत सर्वेक्षण पब्लिक ओपिनियन सर्वे है, इसको हम लोग और पढ़ेंगे। समुदाय सर्वेक्षण यानी कम्युनिटी सर्वे, सर्वे में ये हो गए आपके 5, तो 5 हो गए आपके सर्वेक्षण अध्ययन में, सर्वे स्टडी में। अंतर संबंधों का अध्ययन, इंटर रिलेशनशिप स्टडी में क्या क्या आएगा? केस स्टडी, व्यक्ति अध्ययन। केस स्टडी होता है ना, किसी कोई घटना हो गई, उस घटना का जब हम विवरण लेते हैं वो केस स्टडी उसको कहा जाता है, पर्टिकुलर घटना का, इसलिए उसको कहा जाता है व्यक्ति अध्ययन। कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन, के संबंध क्या है, कोई घटना घटी, उस कार्य का कारण क्या था, उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सह संबंधात्मक अध्ययन, कोरिलेशन स्टडी करते हैं, उससे जुड़ी हुई कोई घटना घटी, क्या उसका संबंध उस घटना से है, पर्टिकुलर घटना से। उसका तीसरा है विकासात्मक अध्ययन, डेवलपमेंट स्टडी में कहते हैं। लॉन्गिट्यूड स्टडी होता है, प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है, और ट्रेंड स्टडी होता है। अब इसको एक बार हम लोग देखते हैं। पहले सर्वेक्षण अध्ययन में देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे स्टडी का। इसे वर्तमान परिस्थिति की क्रियाओं में सुधार के लिए शोध करना कहते हैं, कि वर्तमान जो स्थिति है उसमें सुधार करना है। जैसे स्कूल में सर्वे करना है कि स्कूल में बच्चों को भूख तो नहीं लगती है ज्यादा, या बच्चों के पेट में दर्द तो नहीं होता है, पेट में कीड़े तो नहीं हो गए हैं, या उनको टीचर की बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, या उनमें कुपोषण के शिकार बच्चे तो नहीं है। तो उनके स्कूलों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए उनका आकलन कर उसके डेवलपमेंट का, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या होता है? निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर दिया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है बच्चों का, और अगर देखना है कि बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसका स्कोर कार्ड भी देखा जाता है कि पहले कैसा स्कोर कार्ड था, अब हो रहा है कि नहीं उसमें डेवलपमेंट। दूसरा हमने कहा था वर्क एनालिसिस। अब जो टीचर्स काम कर रहे हैं अगर स्कूल में या किसी संस्था में, तो उनके कार्य करने का तरीका क्या है, उसमें वहाँ कहाँ कमजोरी हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और कम समय में कम लोगों में कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमारा वर्क एनालिसिस में आता है। और उसके बाद है डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, जिसको प्रलेखी विश्लेषण कहते हैं। इसमें ऐतिहासिक शोधों जैसे विषय वस्तु का एनालिसिस किया जाता है डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस में। देखिए ऐतिहासिक से जुड़ गया तो उसको वहां से मत जोड़िएगा, लेकिन एक दूसरे में कई जगह प्रभाव डालते हैं। इसके सोर्स क्या है? कहानी, उपन्यास, कविता इत्यादि हैं, जिसका संबंध स्कूल से भी हो सकता है। तो इसमें सूचनात्मक विश्लेषण भी इसको कहा जाता है। इसे विषय वस्तु विश्लेषण क्रिया या सूचनात्मक विश्लेषण भी इसको कहा जाता है। उसके बाद है पब्लिक ओपिनियन सर्वे, जनमत संग्रह कराया जाता है। इलेक्शन के दौरान ज्यादा होता है इसका इस्तेमाल। आपने किसको वोट दिया, तो हम पहले ही जब पूरा चुनाव हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और सिर्फ अभी वोटिंग का की गिनती बाकी है, तो उससे ठीक पहले देखते हैं न्यूज चैनल पे कहते हैं ये जीत रहा है, ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है, उसको क्या कहते हैं? पब्लिक ओपिनियन सर्वे। ये किस में आता है? डिस्क्रिप्टिव वाले में आता है। अब है समुदाय सर्वेक्षण, कम्युनिटी सर्वे। इसमें किसी समुदाय विशेष का जो है उसका सैंपल इकट्ठा किया जाता है, उसके लोगों को शामिल किया जाता है, उनकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, सामाजिक परिस्थिति कैसी है, क्या क्या समस्याएं हैं, और इसमें भी प्रश्न पूछ करके साक्षात्कार से या उसमें आंकड़ों को देख करके पता लगाया जाता है कि समस्या क्या है, उसका संबंध क्या होगा। दूसरा है अंतर संबंधों का अध्ययन, मतलब
डिस्क्रिप्टिव वाले में ही जो तीन हमारा है, तीन कैटेगरी में जो हमने बांटा डिस्क्रिप्टिव को, अब उसका इंटर रिलेशन स्टडी को हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। इसमें है इंटर रिलेशन स्टडीज में, इसमें घटनाओं से संबंधित तत्वों को खोजने का प्रयास किया जाता है। ये भी तीन तरह का होता है, जैसा हम लोगों ने देखा, केस स्टडी, आत्मकथा है, डायरी है, पत्र है, माता पिता के बारे में जानकारी है, पड़ोसी मित्र के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, या अभी देखें आप एक वो आप लोगों ने पढ़ा होगा लेटर टू डॉटर वाला, जो जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रह करके इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था, उसकी पूरी एक किताब है। तो वो किताब क्या हुआ, केस स्टडी के अंतर्गत आएगा। अब अभी जैसे सपोज कीजिए मणिपुर में घटना घटी, कि क्या घटना घटी, हमारी बहन के साथ में क्या हुआ, वहां पर एक दुर्व्यवहार की घटना घटी, तो उस घटना को केस स्टडी के तौर पर हम लेंगे। उसके बाद आगे बढ़े, दूसरा है इसमें कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन, कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी के बारे में। इसमें क्या कहा जाता है, किसी न किसी घटना का संबंध होता है दूसरी घटना से, और उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई घटना होगी नहीं, जहां कारण नहीं होगा वहां कार्य नहीं हो सकता है। तो एक तरह से यह प्रायोगिक शोध आता है, ये वाला पोर्शन प्रायोगिक शोध में आता है। ज्यादातर रोड एक्सीडेंट की वजह क्या है, क्यों रोड एक्सीडेंट होते हैं, किस टाइम पे रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, या अगर करें कि युवाओं में नशे के शिकार क्यों हो रहे हैं युवा ज्यादा, उसके पीछे का क्या रीजन है। उसके बाद दूसरे वाले में ही है सह संबंधात्मक अध्ययन, को रिलेशन स्टडी, कि कार्य कारण, यानी कि किसी कार्य है, उसका कोई कारण है, उसका दूसरे कार्य कारण से उसका जब तुलना करते हैं, अध्ययन करते हैं एक कार्य का दूसरे कार्य से, और दोनों के कारणों का जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दोनों में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसको को रिलेशन स्टडी कहते हैं। सपोज कि ये दो संस्थान है या दो कॉलेज है, दोनों कॉलेज के हम रिजल्ट देखते हैं, दोनों की व्यवस्था देखते हैं कि कितने टीचर हैं, कितनी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने लोग काम करते हैं, कितने स्टूडेंट हैं, उनका तरीका क्या है, इनका तरीका क्या है, कौन ज्यादा सक्सेस है, तो कोरिलेशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तीसरा इसी में है हमारा विकासात्मक अध्ययन, जिसमें हम लोगों ने कहा डेवलपमेंटल स्टडीज, यानी कि डिस्क्रिप्टिव वाले का जो तीन पार्ट बांटा वो तीसरे पार्ट की बात हो रही है। इसमें वर्तमान स्थिति और समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अब इसके भी पार्ट हैं, हाँ ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, इसमें बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है, कि क्या उस उम्र का बच्चा शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, विकास है, लंबाई बढ़ी है, क्या उसका मानसिक विकास उसके उम्र के हिसाब से हुआ है। तो लॉन्गिट्यूड में है कि लंबे समय तक अगर हम एक ग्रुप का अध्ययन करते हैं तभी हमें पता चलेगा कि उसका शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका मानसिक विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं अचानक से हमने किसी बच्चे को देखा और उसका अध्ययन करके हम उसके बारे में कुछ भी निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब लंबे समय तक उसका हम निरीक्षण करते हैं, उसके खाने पीने का, पढ़ने का सारा ट्रैक हमारे पास होता है, तब जब हम उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तब एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, फिर उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। दूसरा इसी में है हमारा प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसमें एक ही समय में कहा जाता है, अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो अभी बात हो रही थी, कम समय में हमने एक सैंपल उठाया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, एक ही समय में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों का हमने अध्ययन किया, तो इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। उसके बाद है तीसरा वाला उपनति अध्ययन, ट्रेंड स्टडी। इसमें कहा गया किसी खास जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका वर्णन किया जाता है कि हमने इस जगह में से एक पर्टिकुलर मैतई वालों के विशिष्ट जनसंख्या से हमने आंकड़ा उठाया, कलेक्ट किया, फिर उसका हमने विश्लेषण किया, फिर हमने एक निष्कर्ष निकाला। इसको ट्रेंड स्टडी कहते हैं। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, जैसे हम लोगों ने ऐतिहासिक वाले का स्टेप्स देखा, तो इसका भी स्टेप्स हमें देखना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के क्या स्टेप्स हैं, क्या चरण है। तो कहते हैं शोध समस्या के कथन को पहले स्पष्ट करा जाता है,
उसके बाद यह निश्चित किया जाता है कि समस्या सर्वेक्षण शोध के उपयुक्त है या नहीं, यानी कि जो समस्या हम उठा रहे हैं, हाइपोथेसिस जो हम दे रहे हैं, वो शोध के लिए है भी कि नहीं उपयुक्त। ऐसा नहीं हम दे और उससे संबंधित चीजें हमें मिले ही ना और वो हमारा बाद में फेल हो जाए। हमें ये देखना कि सर्वेक्षण शोध के उपयुक्त है या नहीं। उचित प्रकार की सर्वेक्षण विधि का फिर हम चुनाव करते हैं कि सर्वेक्षण करेंगे कौन से विधि का चुनाव होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या होगा। ये सब पहले ही हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। सर्वेक्षण विधि ले लिया, फिर हमने उद्देश्यों को निर्धारित किया कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों हमें करना है। जब उद्देश्य भी तय हो गया हमारा, तो हमने देखा, ये सुनिश्चित किया कि आंकड़े कलेक्ट करने का उपकरण कौन सा होगा हमारे पास। उपकरण भी बहुत जरूरी है। सर्वेक्षण की सफलता का फिर पूर्वानुमान लगाते हैं कि जो हम जिस उपकरण के द्वारा, जिस उद्देश्य को मानते हुए जो हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, आंकड़े कलेक्ट करने जा रहे हैं, उसमें हमें कितनी सफलता मिलने वाली है। उसके बाद कहा गया है शोध के प्रतिनिधि कार्य का चुनाव करेंगे कि शोध में कौन कौन से प्रतिनिधि हम शामिल करें, वो भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर से एक बार सर्वेक्षण की सफलता का अंतिम पूर्वानुमान लगाया जाता है। डिस्क्रिप्टिव वाले में बहुत ज्यादा समय लगता है। उसके बाद आंकड़े प्राप्त करने का अभिकल्प तैयार करना। अभिकल्प तैयार कर लिया, तरीका तैयार कर लिया, तो आंकड़ों को अब हम संग्रहित कर रहे हैं। आंकड़े संग्रहित हुए तो फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर निष्कर्ष हम जो है उसमें पूरी व्याख्या में लिख देंगे। ये हमारे स्टेप्स थे। ये स्टेप्स चूंकि इसमें लंबा है, ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव वाले में स्टेप्स बहुत ज्यादा है, तो ये मैं नोट्स भेज दूंगा। एक बार इसको सब लोग 2 से 3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरा है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, प्रयोगात्मक शोध विधि। प्रयोगात्मक शोध विधि में कहा गया है रिसर्चर क्या करता है, हमेशा नई नई चीजें ढूंढता है, नए नए फैक्ट्स ढूंढता है, नई नई चीजें ढूंढ रहा होता है और उससे उसका खुद का भी ज्ञान बढ़ता है। फिर जब वो रिसर्च पेपर रिलीज करता है तो दूसरों का भी ज्ञान बढ़ता है, उसका इस्तेमाल भी होता है। इसमें रिसर्चर स्वतंत्र चर यानी वेरिएबल्स जो है, जो स्वतंत्र चर है और आश्रित चर के बीच कार्य कारण संबंधों का भी अध्ययन करता है। अभी जो स्वतंत्र चर है, जो आश्रित चर है, इसकी हम लोग अभी व्याख्या करेंगे, तो इसमें घबराना नहीं कि वेरिएबल्स ये क्या होता है, स्वतंत्र चर क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। जनरली आपने देखा होगा प्रयोगात्मक वाला क्या होता है, साइंस वाले में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में क्या रिसर्च किया जाता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ज्यादा होता है। अब जब यहाँ पर बात चर की आई है, वेरिएबल्स की आई है, चर सुनने में हिंदी शब्द थोड़ा भारी भरकम लगता है और जब हम इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं तो समझना हाँ वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो पहले हम जान लेते हैं वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, क्या होता है। तो प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल जो विधि है, मेथड्स हैं, इसमें 3 चरों के आधार पर, 3 वेरिएबल्स के बेसिस पर इसकी व्याख्या की जाती है। कैसे? एक है आपका स्वतंत्र चर जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, दूसरा है आश्रित चर जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, तीसरा है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स, बाह्य चर। अब देखिए एक बात बताइए, स्टूडेंट कौन सा चर है? अगर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, टेस्ट हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स है या डिपेंडेंट डिपेंडेंट है। और टीचर क्या है? इंडिपेंडेंट हो गए स्वतंत्र चर और स्टूडेंट हो गए आश्रित चर। ठीक है, उसी आधार पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, समझने में और आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो डिपेंडेंट चर के बारे में कहा गया है, कहते हैं जिस चर में, जिस वेरिएबल में प्रयोगकर्ता यानी रिसर्चर मैनिपुलेशन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। उसमें मैनिपुलेशन करने की गुंजाइश होती है, हम कुछ थ्योरी बदल देंगे, कुछ सिद्धांत बदल देंगे, तरीका बदल देंगे, उसे कहा गया है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसे प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो इंडिपेंडेंट वाला होता है उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग, ये क्यों भाग रहा है, इसका प्रयोग किसी चर के प्रभाव को जानने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो
उसमें जो हम मैनिपुलेशन करते हैं यानी प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका दूसरे चर पे, दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर टीचर है, टीचर के पढ़ाने का तरीका अभी जो है उस तरीके को अगर हमने चेंज कर दिया, तो मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेशन के बाद उससे पहले जो छात्रों की सीखने की पद्धति थी, कितना सीखता था, कितने मार्क्स आते थे, और मैनिपुलेशन के बाद छात्र कितना सीख पा रहे हैं, तो क्या हुआ, प्रभाव को जानने के लिए मैनिपुलेशन हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में किया हुआ है। अब इंडिपेंडेंस वेरिएबल भी दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा, एक संचालित चर होता है, एक जैविक चर होता है। इसका इंग्लिश मैंने नहीं लिखा है, इंग्लिश बाद में देख करके लिखेंगे। तो इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स के भी दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है संचालित चर और एक होता है जैविक चर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, संचालित, जिन चरों में आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसको संचालित चर कहते हैं। जैसे टीचर के पढ़ाने का तरीका आपने चेंज कर दिया, उनको कहा कि दूसरे तरीके से पढ़ाए, संचालित चर हो गया। और जिन चरों में, जिन वेरिएबल्स में कोई बदलाव नहीं कर पाते हैं, उसको कहते हैं जैविक चर। जैसे बुद्धि है, अब किसी की बुद्धि आप नहीं बढ़ा सकते, आयु किसी की है उसको नहीं घटा बढ़ा सकते, आयु उतनी ही रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो ये हो गया जैविक। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, अब हम आएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, जिसको हिंदी में कहते हैं आश्रित चर। आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, परिवर्तन के बाद उसका प्रभाव देखा जाता है। किसमें परिवर्तन के बाद, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो हमने परिवर्तन किया उसका डिपेंडेंट वेरिएबल्स में, यानी उससे संबंधित जो डिपेंडेंट उस पे है, उस पे क्या प्रभाव हुआ। जैसा कि हमने अभी कहा कि टीचर ने अपनी पढ़ाई में के तरीके में बदलाव किया, उस बदलाव से जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यानी छात्र हैं, उस पे क्या प्रभाव पड़ा है, हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि पढ़ाने की विधि का चेंज करके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये तो हो ही गया, कितनी उपलब्धि हासिल की, पहले से ज्यादा हुआ, कम हुआ। उसके बाद तीसरा है हमारा, और भी चर है, चर के बारे में बाद में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स के बारे में। अभी यहाँ पर तीन हम पढ़ रहे हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, बाह्य चर पढ़ रहे हैं। कहते हैं ऐसा चर जिसका अध्ययन प्रयोगकर्ता अपने परीक्षण में नहीं करता है, वह बाह्य चर कहलाता है। तो ऐसा हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो चीजें हैं, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है कि बिल्डिंग में एसी है कि नहीं है, पंखा है कि नहीं, लाइट है कि नहीं है, हम उसको नहीं करते हैं। इसके अलावा एक नियंत्रण चर भी होता है, यह स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट चर और डिपेंडेंट चर के बीच के संबंध को प्रभावित करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रयोग के दौरान ऐसे चर को नियंत्रित करके उसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। बाकी और डिटेल इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ऐसे कि अभी हम लोगों ने कहा स्वतंत्र चर कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अध्यापक टीचर है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, स्टूडेंट हो गया या स्टूडेंट का परीक्षा परिणाम हो गया। बाह्य चर क्या होगा, विद्यालय का वातावरण जो है वो बाह्य चर में आएगा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को देख रहे थे, रिसर्च मेथड को। इसके समूह, ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, इसके समूह बनते हैं, यानी कि स्वतंत्र चर में मैनिपुलेशन के आधार पर इसके दो समूह बनाए जाते हैं। किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में। कौन से दो समूह बनाए जाते हैं, एक समूह बनता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और दूसरा बनता है कंट्रोल्ड ग्रुप का, यानी प्रयोगात्मक समूह बनाते हैं, दूसरा नियंत्रित समूह बनाते हैं। प्रयोगात्मक समूह में क्या होता है, जोड़ तोड़ करके साबित किया जाता है कि यदि कारण है तो उसका प्रभाव भी अलग होगा। अगर ये इस टीचिंग स्टाइल से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा, तो इसमें चेंज करके, मैनिपुलेशन करके हम रिजल्ट को सुधार सकते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है। दूसरा जो ग्रुप है कंट्रोल्ड ग्रुप, इसमें स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई बदलाव नहीं किया जाता है और ये सिद्ध किया जाता है कि यदि कारण नहीं है तो इसका प्रभाव भी नहीं होगा। हमने पढ़ाने का तरीका वही रखा और बच्चों को जितना सीखना था उतना ही सीखा। तो हमने कहा कि अगर हमने कारण मतलब एक ही है, कारण अलग नहीं है, तो रिजल्ट भी उसका एक ही होगा, प्रभाव भी अलग नहीं होगा। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की विशेषता क्या है, प्रयोगात्मक शोध विधि की क्या विशेषता है, तो प्रयोगात्मक शोध विधि में कहा गया है
पुनरावृत्ति की विशेषता पाई जाती है, यानी बार बार अगर आप पुनरावृत्ति करेंगे तो भी निष्कर्ष एक जैसा ही निकलेगा, तकरीबन एक जैसा ही निकलेगा। ये नहीं कि हमने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया तो कोई और रिजल्ट निकल जाएगा, पुंडलिक जी ने किया तो कोई और रिजल्ट निकल जाएगा, नहीं होगा। H2O का फॉर्मूला H2O ही होगा, चाहे वो शालिनी जी कहे, चाहे पुंडलिक जी कहे, चाहे आयुषी जी कहे, चाहे सोनू जी करे, एक ही होगा, निष्कर्ष एक ही होगा। इस विधि में क्या हुआ, बाह्य चरों का नियंत्रण आवश्यक होता है, जो हम लोगों ने अभी देखा। इसमें पूर्वाग्रह या पक्षपात का अभाव रहता है। एक्सपेरिमेंट में क्या पूर्वाग्रह करेंगे, H3O थोड़ी कर देंगे, H2O है तो वही रखेंगे, कोई पूर्वाग्रह नहीं कि हाइड्रोजन की 3 मात्रा मिला करके और ऑक्सीजन के 1 मात्रा मिला करके पानी नहीं बना सकते हैं। अब प्रयोगात्मक शोध विधि के स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स के इसके हैं, पहले समस्या का चरण एवं उसका परिभाषीकरण, उसका जो है परिभाषा का इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेफिनेशन। यानी कि समस्या का चरण और उसका डेफिनेशन पहले हम तय कर लेते हैं। उसके बाद समस्या के हम पहचान करते हैं, डेफिनेशन आ गया, अब हमने समस्या की पहचान कर ली, और समस्या की पहचान हुई तो हमने फिर एक हाइपोथेसिस का निर्माण किया। हाइपोथेसिस का निर्माण करने के बाद फिर हमने आंकड़े को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना शुरू किया। और आंकड़े को इकट्ठा करने का तात्पर्य है कि हमें उससे संबंधित जो जो चीजें चाहिए उसको हमने इकट्ठा किया, कि जब हमें केमिस्ट्री में कोई चाहिए तो 3-4 केमिकल चाहिए तो उसको हमने इकट्ठा किया। अब उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर हमने उसका विश्लेषण किया, विश्लेषण के बाद विवेचना भी किया अच्छे से, फिर हमने फाइनल उसका जो है एक रिजल्ट यानी निष्कर्ष लिखा, परिणाम लिखा कि परमाणु बम बना कि नहीं बना। ओपनहाइमर का वाली फिल्म देखेंगे सब लोग तो उसमें एक्सपेरिमेंटल वाला पता चलेगा। मुझे लगता है आज 3 तक ही रहने देते हैं। क्रियात्मक शोध विधि, एक्शन रिसर्च मेथड नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, और फिर इस जब तीनों हो जाएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चंस भी हम लोग ले लेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था।